और इंपॉर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में कुछ बहुत जरूरी हम लोग सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। अब सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कॉमन कॉर्ड। छोटा सा कंसेप्ट है कॉमन कॉर्ड का, कोई ऐसे बहुत विशेष बात नहीं है, पर फिर भी सब बच्चे कॉमन कॉर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। दो सर्किल हैं, ध्यान से सुनना है। दो सर्किल हैं, एक सर्किल की इक्वेशन S1 कह देते हैं और दूसरे सर्किल की इक्वेशन S2 कह देते हैं। एक सर्किल की इक्वेशन S1 कह दी गई है और दूसरे सर्किल की इक्वेशन S2 कह दी गई है। दोनों सर्किलों की इक्वेशन हमने बोल दी है, एक की इक्वेशन S1 है और दूसरे की इक्वेशन S2 है। ये हो जाएगी दोनों सर्किल्स की कॉमन कॉर्ड। ये हो गई दोनों सर्किल की कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन और लेंथ मैं दोनों सिखाऊंगा और दोनों बहुत ज्यादा इजी हैं। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन सिंपल है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। बस दोनों सर्किलों की इक्वेशन को आपस में घटा दीजिए, दोनों सर्किलों की इक्वेशन को आपस में घटा दीजिए, मिल गई कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। दोनों सर्किल्स की इक्वेशन को आपस में घटा दीजिए, मिल गई कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। सिंपल मेथड, दोनों सर्किल्स की इक्वेशन को आपस में घटा दीजिए। एक सर्किल है S1 इक्वल टू 0, एक सर्किल है S2 इक्वल टू 0। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, दोनों सर्किल्स की इक्वेशन को आपस में घटा दिया और मिल गई कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। अब कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मिल गई तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालेंगे? कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालना बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से बोर्ड पर देखिए। अब आपको ये इक्वेशन मिल गई, कोई भी एक सर्किल पकड़ लो, टेक एनी वन सर्किल। मान लो इस सर्किल पकड़ लो, इस सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और इस सर्किल का रेडियस भी आपको नोन है, ये लीजिए। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ बड़े आराम से 2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसकी लेंथ 2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान देंगे, 2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ भी निकालना आ गई और कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी निकालना आ गई। अगर दो सर्किल्स इंटरसेक्टिंग हैं, अगर दो सर्किल इंटरसेक्टिंग हैं तो दोनों सर्किल की जो कॉमन कॉर्ड होगी उसकी इक्वेशन बहुत आराम से मिलती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। कैसे मिलती है? दोनों सर्किल्स की इक्वेशंस को आपस में घटा दीजिए और मिल गई इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉपी करिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को कवर करने जा रहा हूं, सब बच्चे इस बहुत इंपॉर्टेंट बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। अब मैं बताऊंगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। यहां पर सब बच्चे ध्यान देंगे, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। क्या बोला मैंने? रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। ध्यान देना, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी का पार्ट मैं बताने जा रहा हूं। एक सर्किल ये है और दो सर्किल हैं, तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों सर्किल दूर दूर हो सकता है दोनों सर्किल टचिंग हो सकता है दोनों सर्किल इंटरसेक्टिंग हो सकता है दोनों सर्किल इस प्रकार से टचिंग हो सकता है एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर आ जाए, हो सकता है दोनों सर्किल कॉन्सेंट्रिक हो जाए। ये लीजिए, सुनिए ध्यान से। इस सर्किल के सेंटर को C1 कह देंगे, इस सर्किल के सेंटर को C2 कह देंगे, इस सर्किल के रेडियस को R1 कह देंगे, इस सर्किल के रेडियस को R2 कह देंगे। तो दोनों सर्किल का सेंटर पता है C1 और C2 और दोनों सर्किल का रेडियस पता है R1 एंड R2। चलो, कैसे पता लगेगा कि दोनों सर्किल दूर दूर हैं कि कहां? इधर देखो, ऐसी स्थिति तब बनेगी जब C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा होगा। सेंटर के बीच की दूरी दोनों रेडियस के सम से बड़ी। ऐसी स्थिति बनेगी जब सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम के बराबर।
ऐसी स्थिति में सर्किल्स को कहते हैं एक्सटर्नली टचिंग। क्या कहते हैं? एक्सटर्नली टचिंग। क्या कहते हैं? एक्सटर्नली टचिंग। ऐसी स्थिति तब बनेगी जब सेंटर के बीच की दूरी R1 प्लस R2 से कम हो, लेकिन R1 माइनस R2 R1 प्लस R2 से कम हो, लेकिन R1 माइनस R2 से बड़ी हो। ऐसे केस में हम बोलते हैं सर्किल्स इंटरसेक्टिंग। ध्यान दीजिए एक बात पर, ऐसी स्थिति तब बनेगी जब रेडियस का डिफरेंस C1 C2 से छोटा हो और सम C1 C2 से बड़ा हो। ऐसी स्थिति तब बनती है जब सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के डिफरेंस के बराबर हो। ऐसे केस में हम कहते हैं सर्किल्स इंटरनली टचिंग। ऐसे केस तब बनेगा जब C1 C2 0 से बड़ा हो, लेकिन R1 माइनस R2 से छोटा हो जाए। और ये वाला केस तब बनेगा जब सेंटर के बीच की दूरी 0 हो जाए, जब C1 C2 कम्स आउट टू बी 0। ये बनता है हिसाब किताब। ये लीजिए, हाँ ये बन गया। इस केस में हम कहते हैं सर्किल्स कॉन्सेंट्रिक। तो अगर हमको दोनों सर्किल के सेंटर पर, ध्यान से जो मैं कह रहा हूं सुनिए, अगर हमको दोनों सर्किल के सेंटर पता और दोनों सर्किल का रेडियस पता, तो दोनों सर्किल की स्थिति पता कर सकते हैं कि दोनों सर्किल्स दूर हैं, कि एक्सटर्नली टचिंग है, कि इंटरसेक्टिंग है, कि इंटरनली टचिंग है, कि एक सर्किल दूसरे के अंदर है। ये तो हो गई स्थिति। अब आ जाइए कॉमन टेंजेंट। सेंटर के बीच की दूरी और रेडियस को देखकर हम इन्हें स्थिति बता दी कि दोनों सर्किल की स्थिति कैसी है, रिलेटिव पोजीशन कैसी है। आइए कॉमन टेंजेंट की बात करें, जरा बोर्ड पर देखेंगे। इन दोनों के दोनों केस में नो कॉमन टेंजेंट, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं निकल के आएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इन दोनों ही स्थितियों में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं निकल के आएगी। नो कॉमन टेंजेंट। इस केस, अच्छा कॉमन टेंजेंट के लिए भी इधर सुनिए, इधर सुनिए। कॉमन टेंजेंट, अगर हम बात करना चाहें कॉमन टेंजेंट की, देखो नीला कलर आज अच्छा दिख रहा होगा। कॉमन टेंजेंट दो प्रकार की होती है। कॉमन टेंजेंट दो प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको डीसीटी भी कहते हैं, या इसको एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ईसीटी। दूसरी होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और इसी को इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में टीसीटी भी या आईसीटी भी कहते हैं। चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहें या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट कहें, चाहे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहें या इंटरनल कॉमन टेंजेंट कहें। ये कैसे पता लगेगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है? कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो होती हैं जिनके लिए दोनों सर्किल के सेंटर सेम साइड में होते हैं। फॉर दिस द सेंटर ऑफ बोथ सर्किल ऑन सेम साइड, और इसके लिए फॉर दिस द सेंटर ऑफ सर्किल्स आर ऑन अपोजिट साइड, और इसके लिए सर्किल के सेंटर अपोजिट साइड में होते हैं। तो वो टेंजेंट जिनके लिए सर्किल के सेंटर अपोजिट साइड होंगे वो इंटरनल कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाएंगी, और वो टेंजेंट जिसके लिए सर्किल के सेंटर सेम साइड में होंगे वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट कहलाएंगी। आइए बात करें, इस केस में
एक ही कॉमन टेंजेंट है। बताइए ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्यों? क्योंकि इसके लिए दोनों सर्किल के सेंटर सेम साइड में है, तो इस केस में एक कॉमन टेंजेंट है और वो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट है? इस केस में दो कॉमन टेंजेंट है, एक यहां पर, इस केस में दो कॉमन टेंजेंट है और दोनों की दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। सीटी मतलब कॉमन टेंजेंट, डीसीटी मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस केस में तीन कॉमन टेंजेंट हैं, ये देखिए तीन कॉमन टेंजेंट हैं, दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियरली ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। और सबसे भयानक भयानक इस केस में चार कॉमन टेंजेंट होती हैं, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती हैं और दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती हैं। ये हो गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और सिर्फ आपके बैच में, जैसा कि आप जानते हैं, आप मेरे चहेते हैं, केवल आपके बैच में लाल कलर का इस्तेमाल करता हूं मैं। ये लीजिए, ये हो गई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो आज अगर आप देखो तो आज आपको रेड कलर और ब्लू कलर साफ दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले के मुकाबले रेड कलर ब्लू कलर ज्यादा अच्छे दिख रहा होगा। हाँ, मैंने लाइटिंग चेंज की है। ओके, ये लीजिए, ये हो गई रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉपी कर लीजिए। कॉमन टेंजेंट पता लग गई, तब सबसे पहले हम कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन और लेंथ निकालेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट की लेंथ, आइए बात मैं करने जा रहा हूं कॉमन टेंजेंट की लेंथ से। सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, हल्का सा डेरिवेशन बता देता हूं। वैसे डेरिवेशन इतने काम का है नहीं, लेकिन फिर भी बताने से ठीक रहता है। आइए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कहलाती है। इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बीच की दूरी, ये C1 कह लीजिए, ये C2 कह लीजिए। सेंटर के बीच की दूरी, C1 C2 के बीच की दूरी को D कह देते हैं। बोर्ड पर घूरें, यहां से एक लाइन खींचें जो इसको परपेंडिकुलर हो। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, यहां से एक लाइन खींचें जो इसको परपेंडिकुलर हो। अब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो प्ले ग्रुप के बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी अब तो ये भी 90 है, तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो ये L है तो ये भी L है। इस पॉइंट को ABC नाम दे देते हैं। अब C1 का जो रेडियस है वो R1 हो जाता है और C2 का सर्किल का जो रेडियस है वो R2 हो जाता है। तो बड़े आराम से बाई ट्रायंगल C1 C2 हम लोग लिख सकते हैं कि C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि ये भी 90 डिग्री बनेगा, इस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यानी D स्क्वायर C1 की बात करें तो R1 माइनस R2 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वाह क्या ठंडी हवा चल रही है। D स्क्वायर माइनस R1 R2 का होल स्क्वायर। ये लीजिए मिल गई लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहीं पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ये एक सर्किल, ये एक और सर्किल, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उनके बीच की दूरी ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ कहलाती है। आप लोग तो खैर इंटेलिजेंट हैं। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें,
और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालें, कंस्ट्रक्शन, ये 90 ये 90 ये सब 90 हो गया, तो L है, इस पॉइंट को C कह दीजिए और इनको मिला दीजिए। अब ये R1 हो जाएगा और ये दूरी R2 हो जाएगी। फिर से मैं बोलूंगा बाई ट्रायंगल C1C2, वापस से बोलूंगा C1C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1C2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास ये L है, तो C1C स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, C1C2 तो D स्क्वायर, C1C AB L स्क्वायर, C2 R1 प्लस R2। बहुत सही गुरुजी, बहुत सही। तो लेंथ निकल के आएगा रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। रटा हुआ होना चाहिए एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ और इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ। अभी लेंथ निकाली, अभी इक्वेशन नहीं निकाली, अभी इक्वेशन भी निकालेंगे। कॉपी करिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट को देख लेने के बाद अब मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट की। सब बच्चे ध्यान देंगे, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट सुनिए। अब आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में। सब बच्चे ध्यान देंगे कैसे हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। सुनो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ध्यान से देखेंगे, दोनों की इक्वेशन निकालना और बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले सिंपल से शुरू करते हैं। इधर देखिए, अगर दो सर्किल इंटरनली टचिंग हैं या दो सर्किल एक्सटर्नली टचिंग हैं, अगर दो सर्किल इंटरनली टचिंग हैं या दो सर्किल एक्सटर्नली टचिंग हैं, तो टचिंग पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, टचिंग पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन होगी टेंजेंट एट टचिंग पॉइंट। टचिंग पॉइंट पे टेंजेंट होगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। बस, चाहे इंटरनल टच हो चाहे एक्सटर्नल टच हो, ये S1 माइनस S2 बड़े कमाल की चीज है। S1 माइनस S2 बड़े कमाल की चीज है। अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं, अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं तो यही चीज होती है कॉमन कॉर्ड। ध्यान रखना, अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं तो यही चीज होती है कॉमन कॉर्ड। और दो सर्किल टच करते हैं तो टचिंग पॉइंट पे टेंजेंट S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं तो ये होती है कॉमन कॉर्ड। और अगर दो सर्किल्स टच करते हैं तो टचिंग पॉइंट पे ये होगी कॉमन टेंजेंट। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दो केस हमने सॉल्व कर लिए। ये मैंने आपको इसलिए जानबूझ के इसको दोबारा बताया ताकि आप अंतर समझ पाए। S1 माइनस S2 क्या डिनोट करता है ये निर्भर करेगा, S1 माइनस S2 क्या डिनोट करता है ये निर्भर करेगा कि सर्किल टचिंग है कि इंटरसेक्टिंग। अगर सर्किल टचिंग है तो टचिंग पॉइंट की कॉमन टेंजेंट, और अगर सर्किल इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन कॉर्ड। हाँ, S1 पावर ऑफ पॉइंट नहीं है। S1 का मतलब पहले सर्किल की इक्वेशन और S2 का मतलब दूसरे सर्किल की इक्वेशन। इसमें पावर ऑफ पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। भैया दो सर्किल गिवन है, एक सर्किल की इक्वेशन में से दूसरे सर्किल की इक्वेशन को घटा दीजिए, एक सर्किल की इक्वेशन में से दूसरे सर्किल की इक्वेशन को घटा दीजिए, बस बन गई बात। एक सर्किल की इक्वेशन में से दूसरे सर्किल की इक्वेशन को घटा दीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। S1 माइनस S2 बड़े कमाल की चीज है। अगर सर्किल इंटरसेक्ट है तो कॉमन कॉर्ड है, सर्किल टचिंग है तो कॉमन टेंजेंट है, और मान लो सर्किल दूर दूर है तो भी ये कुछ होता है, वो आगे देखेंगे।
पहले कॉपी करिए इस चीज को। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सुनो ध्यान से, कैसे निकालेंगे, फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। सुनो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सब बच्चे ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पर ही होता है, और सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है रेडियस के रेशियो में, R1 R2। ध्यान रखें, C1P अपॉन C2P इज R1 अपॉन R2, लेकिन एक्सटर्नली। ध्यान रखना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, बिल्कुल ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने, तरीका मन मंदिर में बसा लें। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पर ही होता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पर ही होता है। किस पर होता है? सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पर ही होता है, और वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई, इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। नाउ अब सुनो ध्यान से, नाउ C1 C2 R1 R2 ऑल आर नोन। आपको दोनों सर्किल का सेंटर भी पता है और दोनों सर्किल का रेडियस भी पता है। गेट पॉइंट P यूजिंग above रिलेशन बाई सेक्शन फॉर्मूला। मेथड सेट है, इस रिश्ते का इस्तेमाल करके एक्सटर्नल डिवीजन से पॉइंट P निकाल लेंगे बस। अब पॉइंट P निकालने के बाद क्या करेंगे? P पॉइंट से किसी भी एक सर्किल को दोनों टेंजेंट निकाल लें, वही है कॉमन टेंजेंट। फ्रॉम दिस पॉइंट P गेट टेंजेंट टू एनी वन सर्किल, these are our डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का मेथड बिल्कुल सेट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर को जोड़ने वाली लाइनों पर ही लाई करता है और उसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई। इस तथ्य का, इस ट्रुथ का, इस फैक्ट का इस्तेमाल करके आप ये पॉइंट P निकाल लीजिए, और इस पॉइंट P से किसी भी एक सर्किल को दोनों टेंजेंट निकालिए। बाहर के पॉइंट से सर्किल को टेंजेंट निकालना आता है, बस यही है हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की कथा बताता हूं। कथा बहुत सिंपल है। ट्रांसवर्स, ये एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सुनो 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 सुनो। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पर ही लाई करता है, और वह सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई। यानी इस केस में भी C1P अपॉन C2P R1 अपॉन R2 होगा, लेकिन इंटरनली। बस इतना ही अंतर है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इंटरनल डिवीजन करती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक्सटर्नल डिवीजन करती है। यहां पर भी मेथड सेम है। गेट पॉइंट P यूजिंग अबव रिलेशन एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो पॉइंट P का इस्तेमाल, पॉइंट P निकाल लेंगे इस रिलेशन और सेक्शन फॉर्मूले से। बस फ्रॉम दिस पॉइंट P गेट टेंजेंट टू एनी वन सर्किल। इस पॉइंट P से किसी भी एक सर्किल को टेंजेंट निकाल लीजिए। दीज आर आवर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट।
और यही बन जाएंगी हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मेथड सेट है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डायरेक्टली नहीं निकलती है। पहले आप ये पॉइंट P निकालेंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में सेम रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में सेम रेशियो में इंटरनल डिवीजन है। दोनों ही केस में पहले पॉइंट P निकलेगा और फिर P से दोनों टेंजेंटें। कॉपी करिए, एक क्वेश्चन करें, बिल्कुल दिमाग खुल जाए। अपन ने जो थ्योरी पढ़ी, आइए उस थ्योरी पर बेस्ड कुछ बेहतरीन सवाल लगाएं। जब तक अपन किसी थ्योरी पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि भाई वो थ्योरी कितने काम की है। चलिए, क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सर्किल्स। दो सर्किल गिवन है और इन दो सर्किल के जितने भी कॉमन टेंजेंट हैं, सारे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, नहीं माइनस 4x माइनस 6y, माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड फाइंड इक्वल कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्किल्स दिस एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इक्वल टू 0 है ना। फाइंड इक्वेशन कॉमन है सर्किल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, चलिए, ये दो सर्किल गिवन है और इन दोनों सर्किल की सारे पॉसिबल कॉमन टेंजेंट निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल कॉमन टेंजेंट्स ऑफ दीज टू सर्किल्स। सो फर्स्टली व्हाट वी शुड डू, firstly we should try to find out their relative position so that we can come to know how many common tangents do they have. For that we have to find out the center of both the circles and radius of both the circles. The center of this circle comes out to be 2, 3 and the radius, let's call this circle as 1 and let's call this circle as 2. The center of this circle comes out to be 2, 3 and the radius of this circle is 4, 9, now 4, 13 और 5, अरे भैया। The center of this circle -4, -9 है ना, and the radius of this circle, सुंदर नहीं आएगा क्या, 4 चौक 16, 9 9 81 और 26 घटाना है इसमें से और -26, तो 16 -26 बेकार आ रहा है। 6x इक्वेशन चेक कर ले, प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26, ठीक है, जो भी कुछ आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 16 और 26, तो ये बन गया 6 और 1 7, 8 और 1 9 -26, 1 9 में से 2 गए, 7 8 9 प्लस 26। हाँ C2, अरे रे सेंटर गलत लिख दिया है, -3 आएगा। वही मैं सोचूं सुंदरता कहां गई, तो 9 80, अब आ जाएगा 90 में से अब 26 घटा देंगे तो 10 में से 6 का, अरे 8 8 अभी तो गड़बड़ आता। क्या ठीक है, C1 C2। सबसे पहले हम सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। Let us find out C1 C2, the distance between the centers. Root of -3 -2, that means 5 square plus -9 -3 now plus 12 square. That is a huge thing that is coming out to be 25 plus 144, that comes out to be 5 4 now 4 5 13. So C1 C2 comes out to be 13. अब हम यहां से clearly we can see by the eyes gifted by God that C1 C2 is nothing but R1 plus R2. ये भी 13 आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है, यानी कैसे सर्किल्स हैं, तो सर्किल्स आर एक्सटर्नली टचिंग टचिंग टचिंग, दैट इज 3 कॉमन टेंजेंट, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट and 1 transverse common tangent.
तो इस बार जो सर्किल्स हैं वो इस प्रकार से हैं, बड़ा वाला 8 और ऐसे हैं सर्किल। इस सर्किल का सेंटर है -3 -9 और इस सर्किल का सेंटर है, गलत लिख रहे हो, इस सर्किल का सेंटर है 2,3 और -3 -9। तो कितनी कॉमन टेंजेंट? 3 कॉमन टेंजेंट। एक तो ये हो गई, एक ऐसी होगी और एक ऐसी होगी, 3 कॉमन टेंजेंट। चलो, इस 2,3 वाले का जो रेडियस है वो 5 है और -3 -9 वाले का जो रेडियस है वो 8 है। चलिए, इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन टचिंग पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन S1 - S2 = 0, यानी सर्किल्स को घटा दीजिए, नीचे में से ऊपर वाली घटा दो या ऊपर में से नीचे वाली घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक सर्किल की इक्वेशन में से कोई दूसरे सर्किल की इक्वेशन घटा दीजिए। तो इसमें से इसको घटा दिए तो कट गया 6 6 4 10x, 18 और 6 24y, 26 + 12 6 7 8 38। ये लीजिए, एक टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन हम निकालेंगे। इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? पूरे कंसेप्ट से। सबसे पहले हमको ये वाला पॉइंट P को पता करना पड़ेगा। अब P पता करने का सिंपल तरीका है, इसका रेडियस इंटू इसका सेंटर माइनस इसका रेडियस इंटू इसका सेंटर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट की बात करें तो 8 × 2 माइनस 5 × -3 अपॉन 8 - 5। माइनस साइन क्यों लग रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है। फिर 8 × 3 माइनस 5 × -9 होल अपॉन 8 - 5। इसका रेडियस इंटू इसका सेंटर यूं, तो ये चीज है 8 दूनी 16, 5 तिहाई 15/3, 8 8 से 24, 45/3। बहुत बदसूरत आ रहा है। 16 और 15, 5 5 10 11, 31/3 कॉमा, हे प्रभु 5 4 9, 4 5 6, 69/3, तो 31/3 कॉमा 23। देखो कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी? सही है। 2,3 सेंटर है और -3 -9 8 5 सही है। बाकी सब तुम्हारे क्या सेट है? हाँ, वो तो अपन ने करेक्ट कर ही लिया, वो सारा हो गया। चलिए, तो हमारे पास बदसूरत सा पॉइंट आ गया 31/3। तो एक बार चेक कर लें, 8 × 2 5 × -3 x कोऑर्डिनेट, फिर 8 × 3 5 × -9 y कोऑर्डिनेट। यह वाली कैलकुलेशन सही है? हाँ। अरे पॉइंट P निकालने के लिए पॉइंट P क्या होगा? अगर इसको C1 कह दें, इसको C2 कह दें, तो C1P अपॉन C2P इज R1 अपॉन R2 एक्सटर्नली। तो R1 किससे मल्टीप्लाई होगा? C2 सेंटर से। R2 किससे मल्टीप्लाई होगा? C1 के सेंटर से। और ये डिवीजन कैसा होगा? एक्सटर्नल। तो 31/3 23 ये बाहर का पॉइंट P निकल के आ गया। अब P पॉइंट से किसी भी एक सर्किल को टेंजेंट निकाल लेते हैं तो ये दोनों टेंजेंट आ जाएंगे, लेकिन जगह चाहिए। कॉपी करें तो आगे का क्वेश्चन करूं। देखें, अब हम लोग यहां तक तो पहुंच गए हैं, बहुत दूर तक चले आए हैं। अब मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने आ रहा हूं। ये लीजिए, ये एक सर्किल का सेंटर 2,3 और रेडियस 5 और दूसरे सर्किल का सेंटर -3 -9 और रेडियस 8, और अपन ने ये पॉइंट निकाल लिया था 31/3 23। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया था। अब देखो, इस पॉइंट से
इस पॉइंट से किसी भी एक सर्किल को टेंजेंट निकाल लो जो सुंदर दिखे। ये थोड़ा ठीक दिख रहा है तो इसको दोनों टेंजेंट निकालते हैं। तो हम बोलते हैं लेट टेंजेंट बी, इस पॉइंट से निकलने वाली कोई भी लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस 23 इंटू एम इंटू एक्स माइनस 31/3। ये निकल के आ गया y माइनस 23 एम इंटू एक्स माइनस 31/3, ये आ गई। यानी y माइनस 23 माइनस एम एक्स प्लस 31m/3 इक्वल टू 0। अब अगर ये लाइन टेंजेंट है तो इस कोई भी एक सर्किल पकड़ लो, जो सस्ता सर्किल हो जिसमें कैलकुलेशन कम हो उसको पकड़ो, ठीक है। अब अगर ये सही में इसको टेंजेंट है तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 माइनस 23 mx, तो m इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 2m प्लस 31m/3 होल अपॉन रूट ऑफ, ये m में क्वाड्रेटिक बन गई। क्या बन गई, m में क्वाड्रेटिक। ये गंदी क्वाड्रेटिक बनी है, आमतौर पर गंदी बनती है, m में क्वाड्रेटिक बन गई। यहां से गेट m एंड गेट टेंजेंट, बस यहां से m की वैल्यू मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, उधर मल्टीप्लाई और स्क्वायर करके ही सॉल्व होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर, बस। तो आपको m में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, सॉल्व करेंगे m की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व आप ही को करना है, आईटी आपको निकालनी है, बस मिल गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मेथड बिल्कुल सेट है, मेथड बिल्कुल सिंपल है, तरीका लगाओ उत्तर पाओ। आओ एक क्वेश्चन और करें, बिल्कुल दिमाग में बात बैठ जाए। क्वेश्चन कहता है, छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉसिबल कॉमन टेंजेंट्स ऑफ किस किस की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बड़े खतरनाक सर्किल दे रखे हैं, प्लस 2x प्लस 8y माइनस 23 इक्वल टू 0, और दूसरा सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आराम से देखिए बच्चों, बहुत इजी है, बहुत ललुआ है, माइनस 10y प्लस 19 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, हाँ, फाइंड ऑल पॉसिबल कॉमन टेंजेंट्स ऑफ दिस। अब सबसे पहले देखो, जब भी कॉमन टेंजेंट निकालने की बारी आए तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि कितनी कॉमन टेंजेंट है। उसके लिए आपको C1, C2, R1 और R2 देखना पड़ेगा। इस सर्किल के सेंटर की बात करें -1 -4, इस सर्किल के रेडियस की बात करें तो 1 स्क्वायर 4 चौक 16 और 1 और 23, तो 6 7 8 9 10, 2 3 4 40। और सुंदर बिल्कुल नहीं आया है, सेंटर तो -1 -4 सही लिखा है अब की बार, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 4 चौक 16, 1 का 1 और -23 का +23, तो ठीक है। 3 4 6 7 8 9 10 और 2 3 4, तो रेडियस बहुत बर्बाद √40। इस सर्किल के सेंटर की बात करें तो 2,5 इसका सेंटर आ जाएगा, और इसका रेडियस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और -19 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 29 में से 19 गए, तो 9 में से 9 गए, अरे इतना बदसूरत √10। चलिए रूट तो निकाल लिया हम लोगों ने, आगे देखिए क्या कर सकते हैं पृथ्वी लोक पे। अब C1 C2 डिस्टेंस निकालें, तो 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये 9 81, 3 9 प्लस 81 और √90, दैट इज 3√10, और इसको अगर देखें तो 2√10। वाह, सेंटर के बीच की दूरी कितनी सटीक आई है। इस बार भी आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि C1 C2 इज R1 प्लस R2। जो C1 C2 की वैल्यू आई है वही R1 प्लस R2 की वैल्यू आ रही है। वापस से हम कह सकते हैं 3 कॉमन टेंजेंट।
कितनी कॉमन टेंजेंट? 3 कॉमन टेंजेंट। क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने पूरा किया है तो ये वाला पूरा क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। कैसे निकालेंगे? एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगी, सॉरी 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो डू योरसेल्फ, कॉपी कर ले पूरा रिलेशन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये लाइन इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 2, अगर ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन है, चलो तो अपन को थीटा की वैल्यू बतानी है, फाइन थीटा। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल के आप कंपेयर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल के कंपेयर भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके आप देखते हैं। पहले इस सर्किल के लिए देखो, इस सर्किल का सेंटर है 0,0 और रेडियस है 2। इस सर्किल का अगर सेंटर की बात करें तो 3√3 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, (3). और इस सर्किल के रेडियस की बात करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 3√3 का स्क्वायर 9, 27, और -20, तो -20 यानी 9 + 7 16 4। ये लीजिए, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। दोनों सर्किल का सेंटर निकाल लिया और दोनों सर्किल का रेडियस निकाल लिया। क्लियरली सेंटरों के बीच की दूरी ज्यादा होगी। अगर C1 C2 की बात करें तो C1 C2 कितना हो जाएगा? 3√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 27 + 9। तो 27 + 9 की बात करें तो ये बन जाएगा 36। ये निकल के आ गया, C1 C2 6 निकल के आ गया। उत्तरी यानी C1 C2 R1 + R2 के बराबर है। दैट इज सर्किल्स टचिंग। अगर सर्किल्स टचिंग हैं तो इनकी एक ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी, वो होगी ये। और टचिंग के केस में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? S1 - S2 = 0। तो हमारे हिसाब से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगी? घटा दें, x² + y² -6y + 20 = 0, और दूसरा x² + y² -4 = 0। ऊपर में से नीचे वाला या नीचे में से ऊपर वाला घटा दें। नीचे में से ऊपर वाला घटाएं तो 6√3x + 6y -24 = 0। 6 से डिवाइड कर दें, √3x + y = 4, तो √3/2x + ½ y = 2। मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े आराम से कंपेयर करके आप निकाल लेंगे थीटा। अब आपको बहुत अच्छे से चेक करना आना चाहिए रिलेटिव लोकेशन ऑफ 2 सर्किल्स। यहां पर एक ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आई और खट से बात बन गई। कॉपी करिए, एक और क्वेश्चन बताएं। एक और क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड लोकस, पहले लल्लू क्वेश्चन कर लें। फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल which touches circle this x² + y² -6x -6y + 14 = 0 externally and also touches y एक्सिस, और साथ में y एक्सिस को भी टच करता है। आइए बात करते हैं इन दोनों की। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच टचेस द सर्किल दिस एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टचेस y एक्सिस। इसको एक्सटर्नली टच करे, फोकस। हाँ, अब आ रहा है बीच बीच में
चलिए इसको एक्सटर्नली टच करें, चलिए देखें, देखें ध्यान से, इसको एक्सटर्नली टच करें और वाई एक्सिस को भी टच करें। आइए हम मान लेते हैं लेट सेंटर बी एच कॉमा के। अगर सेंटर एच कॉमा के है तो इसका रेडियस एच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रेडियस एच? क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर अगर एच कॉमा के है तो एच ही इसका रेडियस हो जाएगा। अब अगर इसको एक्सटर्नली टच करता है तो C1 C2 R1 माइनस R2 के मॉड के बराबर होना चाहिए। यही एक्सटर्नल टचिंग की कंडीशन है, यही दो सर्किल के एक्सटर्नल टचिंग की कंडीशन है कि C1 C2 R1 माइनस R2 के मॉड के बराबर। अब सुनेंगे ध्यान से, इस सर्किल का सेंटर आइए निकाल लेते हैं। इस सर्किल का सेंटर आ जाएगा 3,3। इस सर्किल का रेडियस हम लोग कह देंगे 3 3 9 9 18 18 2। बहुत सही। तो आइए इस रिलेशन को लिखिए, सेंटरों के बीच की दूरी h माइनस 3 का स्क्वायर k माइनस 3 के स्क्वायर का रूट इज मॉडुलस ऑफ 2 माइनस, बस स्क्वायर एंड गेट। जैसे आप स्क्वायर करेंगे आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए, h को x से रिप्लेस कर दीजिएगा और k को y से। एक मिनट एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। एक्सटर्नल टच है, ये प्लस होगा, मैंने इंटरनल टच की कंडीशन लगा दी। करेक्शन कर लें तो प्लस करेंगे, स्क्वायर करते आंसर आएगा एक्सटर्नल टच। कॉपी कर लीजिए।